हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र और आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल टॉप गुरु में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन के 31 अगस्त 2018 का पहली शिफ्ट का पेपर। ठीक है, ये दोस्तों आपका पहली शिफ्ट का पेपर रहने वाला है और इसमें आपके मैथ के क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के होंगे और जीके के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो कि आपके जितने भी अपकमिंग वैकेंसियाँ हैं आपकी रेलवे की, चाहे आप 2023 ले लें या फिर 24 की शुरुआत में जितने भी आपकी वैकेंसी आने वाली हैं, देखो वैकेंसियाँ तो दोस्तों 100% आनी ही आनी है। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अब एएलपी और जेई की जीडीसीई की वैकेंसी आ चुकी हैं। ठीक है, जीडीसीई की वैकेंसी आ चुकी हैं। ओके, और जल्द ही आपकी जो उस तरह से नॉर्मली जो वैकेंसी आती है ना वो आएंगे। ठीक है, जीडीसीई के द्वारा 25% भरी जानी वैकेंसी है, यानी कि जो पहले से वहाँ पर एम्प्लॉई हैं उनके लिए जीडीसीई के द्वारा 25% सीट भरी जाएंगी और बाकी जो 75% सीटें हैं उनके लिए दोस्तों जैसा पैटर्न पहले पे एग्ज़ाम का रहता था वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों वैकेंसी आने वाली है आपकी, और एक वैकेंसी आपकी और है आरपीएफ। ठीक है, तो इन सभी वैकेंसी के लिए सारे क्वेश्चन जो आपके मैथ के, रीजनिंग के या फिर जीके के होंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और जब भी किसी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट रहता है कि उस एग्ज़ाम के पीवाई के देखें, यानी कि उसका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा था यहाँ पर वो पता करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया है, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बोला जा रहा है कि विपुल सैलभ की तुलना में 16 वर्ष छोटा है। ठीक है, और अब से 12 साल बाद सैलभ की आयु विपुल की आयु की कितनी हो जाएगी? 1.5 गुनी। तो अब से 12 वर्ष के बाद यानी कि जो सैलभ की आयु होगी, ठीक है, सैलभ की आयु होगी वो विपुल की आयु की कितनी हो जाएगी? 1.5 गुनी, यानी कि 2 से अगर 2 विपुल की आयु तो सैलभ की आयु क्या हो जाएगी? 3। ओके, यहाँ से आपको तो ध्यान ध्यान देना होगा कि जो एक डिफरेंस आ रहा है ना वो किसके बराबर हो जाएगा आपका? ये विपुल सैलभ से कितना छोटा है? 16 साल, तो 1 बराबर आपका 16 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आयु का अंतर होता है ना, डिफरेंस ऑफ आयु एज, ठीक है, वो हमेशा सेम रहती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी 16 साल के हैं तो 12 साल भी 16 साल का अंतर है ना, तो 12 साल भी बाद भी वही सेम अंतर ही रहेगा। ठीक है, 16 साल का ही दोनों के बीच अंतर रहेगा। तो यहाँ पर देखो 1 बराबर 16। अब आपसे पूछा क्या रहा है कि अब सैबल कितने साल का है, यानी कि प्रेजेंट टाइम की आयु पूछा गया है सैबल की। तो 1 बराबर आपका 16, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 48। तो 48 दोस्तों कब की आई थी? ये 12 साल बाद का अनुपात दिया था। ठीक है, तो इसी अनुपात में 3 अनुपात का मान हमने निकाला 48। अब हमें 12 साल पहले क्या आना पड़ेगा प्रेजेंट में? ठीक है, तो वही उम्र हो जाएगी कितनी? 36। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी और यहाँ पर सर्वांगसम का साथ चिन्ह है। ठीक है, तो सर्वांगसम और त्रिभुज एक्स वाई जेड है और कोण बी ए सी 55 है, तो कोण जेड एक्स वाई क्या होगा? ठीक है, तो अगर दोस्तों ये सर्वांगसम है दोनों त्रिभुज तो इनकी भुजाएं और एंगल सभी कुछ मतलब कि बराबर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर बी ए सी एंगल आपका 55 डिग्री है तो आपका देखो बी ए और सी आपका एंगल कौन सा? 55 डिग्री। ए एंगल अगर 55 डिग्री है तो आपका यहाँ पर जो जेड जो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, जेड एक्स वाई बराबर क्या होगा? वो भी 55 ही होगा। ठीक है, आप चाहे तो ट्रायंगल बनाकर भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ए त्रिभुज ए और बी सी सर्वांगसम है। ठीक है, त्रिभुज किसके? एक्स वाई जेड के। तो यहाँ पर अगर एंगल आपका देखो यहाँ पर बी ए सी 55 है, तो बी ए सी आपका ये 55 अगर हो जाएगा, ठीक है, ये 55 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर पूछा गया है कि जेड एक्स वाई, तो जेड एक्स वाई ये भी 55 होगा। ठीक है, ओके, संगत कोण है तो 55 ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो स्थानों के बीच की दूरी को 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे एक और मतलब 3.5 घंटे में पूरी की जा सकती है। यदि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की से बढ़ा दिया जाए तो कितना समय बच जाएगा? ओके, तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या करना होगा? हमें सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना होगा। बोला जा रहा है कि दो स्थान के बीच की दूरी को 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पहले चल रहा था और फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ा देता है, यानी कि पहले अगर उसकी स्पीड थी, ठीक है, स्पीड स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा? 62 थी पहले, अब कितनी हो रही है उसकी? 8 बढ़ जाएगी। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाएगी, यानी कि 70 हो जाएगी। अब इनका अनुपात जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 और 35। ठीक है ना,
तो ये तो स्पीड का रेशियो हो गया आपका। यहाँ पर दोस्तों क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो कितना समय लगेगा पूछा गया ना, कि मतलब कि जितनी दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3.5 घंटे में तय कर रहा है, उसी को अगर कितने घंटे में तय करेगा, अगर वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड बढ़ा जाता है, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस सेम तय करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीड और टाइम का जो रेशियो हो जाएगा ना, वो आपका सेम हो जाए, वो उल्टा हो जाएगा एक दूसरे का व्युत्क्रम, ठीक है। यहाँ पर एक 35 से 31 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो क्या करना होगा कि जो पहले टाइम लग रहा था 62 की स्पीड पर, यहाँ पर 35 रेशियो निकाला है, तो 35 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6 1 7/2 के, ठीक है, 7/2 के। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कितना समय बच जाएगा, तो कितना, पहले 35 लग रहा था, अब 31 लग रहा है, कि कितने बच जाएगा, 4 रेशियो की मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर 35 रेशियो की वैल्यू आपकी 7/2 है, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर 7/2 इंटू 35, आपको 4 की निकालना है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 7×35 और आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 2/5। और इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, दूसरा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर केवल आपको समझना था कि यहाँ पर जो रेशियो होता है स्पीड एंड टाइम का, वो हो जाता है एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाता है, यदि डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ठीक है। क्योंकि जो आपकी क्या होती है, दूरी बराबर होती है, क्या दूरी बराबर क्या होता है, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब यहाँ पर अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, तो जो टाइम होगा स्पीड के क्या हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाएगा, ठीक है। टाइम इन्वर्सली क्या हो जाएगा, स्पीड के, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाते हैं, ये आप केवल ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दिए गए दो कॉलम के घटकों का आपस में मिलान करके दिए गए विकल्प में से कौन सा सही है विकल्प चुनना है, ठीक है। तो आपके विकल्प दिए होंगे नीचे, सबसे पहले हम इनका मिलान कर लेते हैं। तो पहला किससे मिलेगा, बोला जा रहा है कि तत्व को निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं, ठीक है। तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं वह स्थिर अनुपात का नियम था, ठीक है। और इसको चार्ल्स ने दिया था, चार्ल्स द्वारा दिया गया नियम है स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। तो जो ए होगा वो तीसरे से मिलन होगा उसका, उसके बाद आपका, ठीक है, ए होगा आपका तीसरा वाला। और परमाणु विखंडन नहीं होता, नहीं हो सकता, ये किसने बोला था, डेल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, उन्होंने कहा था कि जो परमाणु विखंडित नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पहला हो जाएगा। और सल्फेट और ऑक्सलेट आयन ऋणात्मक होते हैं, जबकि मैग्नीशियम और, ठीक है, मैग्नीशियम और अमोनियम आयन धनात्मक होते हैं। तो ये आपका ये चौथे से मिल जाएगा, तीसरा वाला। ओके, और यहाँ पर किस तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान और किसी यौगिक के ग्राम अणु द्रव्यमान में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला, ठीक है, ये तो दूसरा ही हो जाएगा। तो आपका तीसरा पहला चौथा दूसरा, ठीक है, तीसरा पहला चौथा दूसरा किस में है देखते हैं। तो तीसरा पहला चौथा दूसरा, देखो तीसरा पहला चौथा दूसरा आपका, यानी कि दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे बच्चों के एक समूह की आयु वर्षों में दी गई है, उनकी माध्यिका आयु क्या होगी। यहाँ पर माध्यिका सबसे पहले अगर निकालना, तो इन नंबरों को क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिखेंगे जब, तो सबसे पहले देखो क्या करनेंगे कि इनको गिन लेंगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि जब हम असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर जब इनको रखेंगे, तो हमारे जो माध्यिका होगी ना, वो क्या होगी, चौथा। यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद है ना, यानी कि 8 का हम आधा करेंगे सबसे पहले, ठीक है। यानी कि चौथा पद लेना है और प्लस अगला पांचवा पद, अब बटे 2 करना होगा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख के। तो सबसे छोटा 2 है, तो ये 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद आप ले सकते हैं 5 को 3, ठीक है, और ये 6 को, तो 4 होगा ये, और उसके बाद आप 7 को लेंगे, ठीक है। तो 7 6 11 हो जाएगा, और बटे 2 कर देंगे, तो आपका 6.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर आपका जो नंबर होते हैं ना, इन श्रृंखला के नंबर होते हैं, नंबर को जो संख्या होती है, अगर जैसे विषम होती, जैसे 11 होती ना, तो यहाँ पर जो माध्यिका होती है असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा पद हो जाता है, पांचवा पद हो जाता है, ठीक है, बीच वाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि इतना दिया हुआ है कि 208 सही 4/5 लंबाई की एक छड़ को
23 सही 1/5 लंबाई की बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। तो कुल कितनी छड़ प्राप्त होंगी? तो मान लेते हैं कि इतनी लंबाई की दोस्तों 23 सही 1/5 अनुपात की हमें x छड़ें प्राप्त होंगी। जब हमें क्या करना होगा, तो सही 208 सही 4/5 लंबी छड़ को काटेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि क्या करेंगे कि x की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको निकालने के लिए इसको उस तरफ भेज देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको करेंगे तो ये आपका कितना चला जाएगा 1064। ठीक है, 1044 आएगा, 1044/5। और अब इसको जब भेजेंगे तो ये आपका क्या हो जाने वाला है, देखो सबसे पहले इसको जब अगर सॉल्व करते हैं आप तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 20×5 = 100 और 15। ठीक है, 116 हो जाएगा ये। तो 116/5, 5 से 5 कट जाएगा। अब 116 का जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1044/116। ठीक है ना, तो आपको अगर भाग भी नहीं देना ना तो आप ऑप्शन के आधार पर जा सकते हैं, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर क्या है कि जब आप देखो जब आप 6 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी। जब आप 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी यूनिट डिजिट 4 आएगी। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन ही 9 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक 100 होते हुए दी गई तालिका 4 विषयों PCBM, ठीक है, और में 4 छात्रों WXYZ के प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करता है। और दिया गया है, अब दिए गए आंकड़ों के आधार पर वह छात्र जो PCBM, ठीक है, को मिलाकर सबसे कम प्रतिशत प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा छात्र जो सभी सब्जेक्ट चारों सब्जेक्ट PCBM को मिलाकर सबसे कम अंक प्राप्त कर रहा है, वह कौन सा छात्र होगा। ठीक है, तो यानी कि आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के जोड़ना है, यानी कि 70, 90, 50, 85 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको एक थोड़ा दिमाग लगाना होगा, जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा आपको सबसे छोटा निकालना है ना, तो ये तो दोस्तों आपका लगभग W जो है तो ये तो सबसे बड़ा लगभग जा रहा है। ठीक है, और आपका सबसे छोटा ये भी नहीं होगा, X भी नहीं होगा। और अब इनमें और इनमें देखना होगा हमें। ठीक है, तो ये आपका 80 और 40, 120, 90, 210 ये हो रहा है। ओके, और इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं तो ये 170 और 40 ये तो ज़्यादा हो रहा है, यानी कि आपका आंसर कौन हो जाएगा इधर, वाई ही होगा सबसे कम प्रतिशत। ठीक है, अगर प्रतिशत भी निकालना है तो इसमें क्या करना होगा, आपको 400 को डिवाइड करना होगा, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है, वैसे भी कम ही निकलेगा सबसे, क्योंकि कम ही अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, देख लेते हैं किसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 29, ठीक है, उन्नति को एक समान जो है तो 696 में बेचने पर 13% की हानि हुई। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कोई वस्तु अगर 100% की है और उसको 13% की हानि हो रही है, यानी कितने में बेचेगी वो 87% में। ठीक है, तो 87% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी 696 के। ठीक है, तो यहाँ से जब 1% की वैल्यू आप निकालेंगे तो आप देख रहे होंगे कि 8 बार जा रहा है। ठीक है ना, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 800, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, CP उसका क्या था 800 रुपये। बोला जा रहा है कि 10% लाभ पाने के लिए उसे सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए। ठीक है, यानी कि पहले वह 696 में बेच रही थी, अब उसे कितना मूल्य बढ़ाना चाहिए कि उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, 10% का जब उसको प्रॉफिट होगा यानी कि कितने में बेचेगी वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो 110% में बेचेगी 10% का प्रॉफिट लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 और इस 0 को इस 0 से काट दीजिए तो इधर क्या आ जाएगा 880। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी यहाँ पर 696 में पहले बेच रही थी, अब उसको कितने बेचना पड़ेगा 880 में। ठीक है, तो कितने रुपए बढ़ा रही है ये आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो 696 में यानी कि 4 इधर आ जाएगा आपका, इधर बचेगा 7, इधर 8 आ जाएगा और इधर 1, यानी कि 184 रुपये उसे अधिक में बेचना होगा, तभी उसे 13% हानि की जगह उसे 10% का लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि महाभारत के उस चित्र का नाम क्या है जिसे महाभारत का युद्ध को देखने के लिए दैवीय दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था, और वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के घटनाक्रम का वृत्तांत सुनाता था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा संजय। जो संजय था वह धृतराष्ट्र का कौन था, जो क्या था सारथी था और उसका सलाहकार भी था। ठीक है, धृतराष्ट्र का। महाभारत की बात कर रहा है ये क्वेश्चन। और
और संजय जो था महर्षि वेद व्यास का शिष्य था और इसे वरदान में ही दोस्तों यह मिला था आशीर्वाद। ठीक है, कि वह दिव्य दैविक दृष्टि का आशीर्वाद उसे वरदान में मिला था महर्षि वेद व्यास द्वारा संजय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि 9/17 नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर तो आपको ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन एग्जाम में तो आपको दिखेगा नहीं कि ये राइट है। तो यहाँ पर आपको क्या देखो दिख रहा है कि अगर आप इसको किससे डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर 9 बचेगा और नीचे 17 बचेगा। ठीक है, इसी तरह और ऑप्शन देख लेते हैं। अगर ये ऑप्शन है तो इसको आप डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे ना। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या अनुपात प्राप्त करना था, 9/17। ठीक है ना, तो 7 से डिवाइड करिए। 7 से करेंगे डिवाइड तो 7 नाम 63 होता है, और इधर 7 से डिवाइड करेंगे तो 19 बार जाएगा। ठीक है, 17 बार जाएगा, 17 सत्ते 119, तो ये भी हो जाएगा। और इसको जब करेंगे तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 9 बार जाएगा और ये 17 बार जाएगा। तो ये तीनों बन रहे हैं, लेकिन ये नहीं बनेगा आपका अनुपात, जो ये नहीं बनेगा 9/17। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला जा रहा है कि दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो गति का पहला नियम ये तो होगा नहीं, गति का तीसरा नियम होगा, क्योंकि संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा ही होगा कि ठीक है, तो जो भी रॉकेट आपकी जो होती है वो इसी नियम के द्वारा ही तो ऊपर जाती है। ठीक है, जब वो जितने बल से नीचे की ओर अपना ईंधन चलेगा, नीचे की तरफ धुआं निकलेगा, उतनी ही ऊपर से उतनी ही वेग से ऊपर की तरफ वह रॉकेट जाएगी। ठीक है, यानी कि विपरीत लगेगा बल और बराबर होगा हमेशा। ठीक है, तो न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण ही, न्यूटन की गति का तीसरा नियम ही लगेगा। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है। ठीक है, तो मीथेन तो आपको दोस्तों बहुत ही अधिक मात्रा में बायोगैस में पाई जाती है, लगभग 75% के आसपास। ठीक है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी दोस्तों पाई जाती है। इसमें पूछा गया कौन सा घटक नहीं है। ठीक है, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड तो पाई जाती है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा दिया गया है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये गलत होगा। और आपका चौथा जो ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, H2S भी दोस्तों क्या पाया जाता है, बायोगैस का एक घटक ही है। लेकिन आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपका यानी कि CO जो है आपका, ये नहीं पाया जाता। तो यही आपका राइट होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया था। तो आपका दूसरा ऑप्शन राइट होगा, ना कि तीसरा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपका प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ, यानी कि ये फिगर इन चारों ऑप्शनों में से किस वाले में छुपी हुई है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा ही आराम से दिख जाएगा। ये आकृति इधर छुपी हुई है, इधर छुपी हुई है। ठीक है, तो ये इधर बन गया और इधर से ये। ठीक है, और यहाँ पर तो ये बन ही रहा है, आपको दिख रहा होगा ये चीज़। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कहाँ पर दिया है वो भी देख लेते हैं आपका, यानी कि पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कई लोग जल्दी जल्दी में डी सोच के चौथा ऑप्शन कर देते थे, लेकिन ये नहीं होगा, देख के करना है कि डी ऑप्शन डी है जो वो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक परिमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है। ठीक है, तो हर उसके अंश से 10 अधिक है, तो अंश मान लेते हैं हम x है, और हर क्या हो जाएगा फिर x+10 हो जाएगा, क्योंकि वही बोला गया कि अंश जो है हर से, जो क्या बोला जा रहा है, हर इसके अंश से 10 अधिक होगा। ठीक है, तो हर 10 अधिक हो गया अंश से। अब बोला जा रहा है कि यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो अंश को अगर आप 4 बढ़ा देते हैं तो, और हर को 3 कम कर देते हैं। ठीक है, तो हर को अगर 3 कम कर देते हैं तो वह जो बन जाएगा 5/6 संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर अब इसको सॉल्व करना होगा आपको। तो 6x+24 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5x, इधर 7 हो जाएगा इसका मान, यानी कि इधर 35 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 13। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तो वास्तविक परिमेय संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो x की हमने क्या मानी थी, x+10 ही मानी थी ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, x की वैल्यू रख देंगे तो 11/21 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है। बोला जा रहा है इसमें 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है।
प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, यानी कि आपसे क्या पूछा जाता है, हाइट ऑफ इमेज आपसे पूछा जा रहा है। ओके, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक अवतल दर्पण ड्रॉ करना होगा। चलिए, तो ये आपका एक अवतल दर्पण रहा। ठीक है, और इसमें आपका क्या क्या दिया हुआ वो आप सबसे पहले लिख लीजिए। ठीक है, तो हाइट ऑफ आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका कितना गिवन है, 1.2 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका दिया हुआ है कि यू की वैल्यू यहाँ पर क्या है कि 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर किसका मान दिया हुआ है, ये बी का मान दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए, यानी कि प्रतिबिंब की मिरर से दूरी कितनी दी हुई है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि बी की वैल्यू आपकी क्या होगी, वास्तविक बन रहा है ना, वास्तविक बन रहा है यानी कि दर्पण के सामने इस साइड बाएं साइड बनेगा। जब भी बाएं साइड की कोई भी लेंथ हम लेते हैं तो वो हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, तो ये -60 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना होगा कि यहाँ पर 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण, यानी कि आप इसका ऐप का मान क्या है। ठीक है, वो ऐप का मान क्या हो जाएगा, अवतल जो मिरर होता है उसका जो फोकस होता है वो हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, अवतल मिरर का या फिर अवतल लेंस का फोकस हमेशा माइनस में रहता है। 20 सेंटीमीटर फोकस हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो कुछ और दिया गया है कि 30 सेंटीमीटर पहले 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है। तो यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और गिवन है, यू की वैल्यू। ठीक है, जो कि मिरर से उस वस्तु जहाँ पर रखी उसकी दूरी क्या है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि आपकी जो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये भी माइनस में होगी क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि देखो वस्तु तो दोस्तों दर्पण के सामने ही रखी जाएगी ना, बाएं साइड। तो बाएं साइड की जितनी भी हम दूरियां लेते हैं वो हमेशा ऋणात्मक ही लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा कि आपको कैसे निकालना होगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होगा कि जो मैग्नीफिकेंस होता है, जो आवर्धन होता है, वो क्या क्या होता है, वो माइनस का v/u होता है अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, और उत्तल दर्पण के लिए प्लस का v/u होता है। ठीक है, और यही बराबर हो जाता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ पर माइनस भी, और यहाँ पर अब इसका मान हम रखेंगे तो माइनस पहले से है और माइनस भी है इधर, तो और इधर -60 है, यानी कि इधर प्लस का 60 हो जाएगा। ठीक है, और बटे यू की वैल्यू क्या है, -30, तो -30 हो जाएगा। और बराबर हाइट ऑफ इमेज क्या है आपकी, हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना है, और बटे आपका क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका कितना दिया हुआ है, 1.2। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे, अब इसको सब सॉल्व करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, -2 बराबर हाइट ऑफ इमेज इन पट्टे में आपका क्या है, 1.2। तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज आपकी क्या आने वाली है, -2.4 सेंटीमीटर। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखने से पहले बता दूं कि इस फॉर्मूले को आप याद रख लेना। ठीक है, किसको, इसको। ठीक है, मैग्निफिकेंस बराबर क्या होता है, माइनस का v/u, और बटे में आपका क्या होता है, बराबर में आपका क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको देखने में शायद प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। ठीक है, दिख रहा है सब कुछ। ठीक है, ओके, थोड़ा सा कटा होगा दाएं साइड, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं कटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स। अब इस आकृति का आपसे पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण प्रतिबिंब कई बार क्वेश्चन आता है, जब भी दर्पण प्रतिबिंब बोल रहा होगा तो एग्जाम में आपसे ये नहीं बोलेगा कि दर्पण राइट साइड है कि लेफ्ट साइड। ठीक है, हमेशा आपको राइट साइड ही मानना है। ठीक है, तो ये हमेशा आप ध्यान देना। दर्पण इधर मान लेके तुरंत हमें निकालना है। तो ये आकृति किस ऑप्शन में बन रही है, ये आकृति आपकी बन रही है चौथे ऑप्शन में। ठीक है, तो ये तो आसानी से कर ही सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये बोला जा रहा है कि अगर इस आकृति को यहाँ पर बीच से अगर ऊपर की तरफ मोड़ दिया जाता है तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी। ठीक है, तो कौन सी प्राप्त होगी, देखो तो इस सर्कल के अंदर ये वाला घुस जाएगा, यानी कि इधर कैसी बन जाएगी आकृति, इस तरफ। ठीक है, कैसी बन जाएगी, इस तरह से बन जाएगी। ओके, और इसी तरह यहाँ पर ये सर्कल अंदर से घुस जाएगा। तो ऐसी आकृति कहाँ पर है, ऐसी आकृति आपकी ऑप्शन नंबर डी में है। तो देखेंगे किसका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
डी यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती हैं। ठीक है, मुख्य रूप से दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में कौन सी नदियां बहती हैं? आपकी ऑरेंज नदी। ठीक है, ऑरेंज नदी आपकी दक्षिण जो है तो अफ्रीका में बहती है और इसका जो उद्गम स्थान है वो क्या है? डेक्कन वर्ग की पहाड़ियाँ। ठीक है, डेक्कन वर्ग की हिल्स जो है इसका उद्गम स्थल है और ये जाके लास्ट में अटलांटिक ओशियन में विलीन हो जाती है। ठीक है, और जो नील रिवर है दोस्तों वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, ये आप ध्यान देना। ठीक है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। और अगला जो ऑप्शन देखेंगे, और नील रिवर कहाँ पे? ये भी दोस्तों अफ्रीका में ही पाई जाती है, अफ्रीका महाद्वीप में भी है ये। और ये आपकी भूमध्य सागर में जाके मिल जाती है और निकलती कहाँ से है? ये भी आप याद रखना, विक्टोरिया झील से। ठीक है, जो विक्टोरिया झील है वहाँ से निकलकर भूमध्य सागर में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, यानी कि उसमें मिल जाती है। अगला यहाँ पर कांगो रिवर है, तो ये आपकी कहाँ पर? ये कांगो रिवर के बारे में आप जाने तो ये दोस्तों ये आपकी ये अटलांटिक ओशियन में ये भी मिलती है। और नाइजर के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। बोला जा रहा है कि न्यूजीलैंड के अष्टक के नियम में, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अंतिम तत्व थे? ठीक है, तो यहाँ पर न्यूजीलैंड के नियम के बारे में इसके पहले जो चैप्टर कराया था उसमें भी न्यूजीलैंड के अष्टक के बारे में एक क्वेश्चन था। तो न्यूजीलैंड के अष्टकों के नियम में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व थे? ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो थोरियम तत्व था वो न्यूजीलैंड के अष्टक नियम में क्या था? वह अंतिम तत्व था। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूजीलैंड का अष्टक नियम इन्होंने दोस्तों 1866 में एक नियम दिया था न्यूजीलैंड साहब ने, और इन्होंने बोला था जब तत्वों को उनके परमाणु भार के, ठीक है, यानी कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो जो गुण पहले वाले तत्व का होता है वही सेम गुण क्या होता है? आठवें वाले तत्व का होता है। ठीक है, उसके आगे जो आठवां तत्व आएगा उसका होगा। ठीक है, ये दोस्तों नियम दिया था। और यह नियम दोस्तों एक अपवाद मतलब की है और इस कैल्शियम में लागू नहीं होता। ये भी याद रखना कि कई बार पूछा जाता है कि जो न्यूजीलैंड का अष्टक नियम है किस तत्व पर लागू नहीं होता? कैल्शियम पर। और लास्ट कौन सा हो जाएगा? आपका थोरियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दिए गए वाक्यों को सही मानते हुए, यानी कि आपको वाक्य को सही मानना है, निर्णय करें कि उक्त वाक्यों के से कौन सी कार्रवाई करना तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो बोला जा रहा है वाक्य कि तमिलनाडु में विनिर्माण कंपनियों को बिजली की कमी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो विनिर्माण कंपनी है उन्हें दोस्तों क्या करना पड़ रहा है कि बिजली की कमी के कारण गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये आपसे वाक्य बोला गया। अब आप कार्रवाई क्या कर सकती है? तो सरकार को बिजली की इस समस्या का समाधान करने के हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, अगर ठोस कदम उठाएगी तो जो विनिर्माण कंपनी है उनको दोस्तों बिजली की कमी नहीं होगी, तो उन्हें कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अगला ये तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये राइट है। आगे बोला गया है कि दूसरा, बिजली की बचत हेतु सरकार को विनिर्माण कंपनियों को बंद कर देना चाहिए। ये तो सरासर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो वो विनिर्माण कंपनियां बिजली से पहले से जूझ रही हैं। अब समस्या हल करने की वजह ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि सरकार उन्हें बंद ही कर दे। ठीक है, मेरे हिसाब से ये गलत होगा। ओके, तो आपका केवल पहला ही राइट होगा। यहाँ पर देखते हैं कि रेलवे ने उस टाइम पर क्या आंसर दिया था इसका। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो ये गलत होगा। ठीक है, ये गलत होगा मेरे हिसाब से। राइट इसका कौन सा होगा? केवल निष्कर्ष 1 ही अनुसरण करेगा। ठीक है ना, तो आप निष्फिक्र रहिए, इसका आंसर मेरे हिसाब से 100% यही होगा। ओके, 99.99%। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन फिर से वैसे ही आ गया, वक्तव्य कार्रवाई वाला। बोला जा रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे है। ठीक है ना, कि बहुत ही प्रदूषण बढ़ गया है और यह उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है। तो वह उद्योगों द्वारा और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है, जिससे यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्वीकार्य स्तर से परे हो गई है क्या? वायु की गुणवत्ता। ओके, तो कार्रवाई क्या कर सकते हैं? वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूह में विभाजित किया जाना चाहिए। तो ये तो कार्रवाई बहुत ही कठिन होगी। ठीक है, कोई भी कंपनी ऐसा मानेगी नहीं कि मुझे सम दिन में चलना है कि विषम दिन में, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, विभाजित नहीं कर सकती सरकार ऐसे। सरकार को नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए। ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि औद्योगिकरण करना तो ज़रूरी ही है। ठीक है, क्योंकि उसी से
लगभग देश चल ही रहा है आजकल, कोई भी कंट्री हो तो औद्योगिकीकरण से ही तो चलता है। तो डायरेक्टली आप वाहनों के पंजीकरण और कारखानों के पंजीकरण को बंद ऐसे नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से दोनों इसके रॉन्ग होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर दिया है कि ना ही एक और ना ही दो अनुसरण करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अ, एक कक्षा में, ठीक है, एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये वेन डायग्राम से हम इसको करेंगे। तो वेन डायग्राम से थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते ताकि आपको अच्छे से देख सके ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है। तो आपका ये सर्कल नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो, ये मान लेते हैं हम ये मैथ का है, ठीक है, और ये मान लेते हैं ये साइंस का है, ठीक है। ओके, ये साइंस का है। अब बोला जा रहा है कि 60% बच्चे गणित के हैं, तो 60% बच्चे गणित के हैं और साइंस के कितने हैं? 45%, ठीक है। और उसमें से बोला जा रहा है कि 25% गणित और विज्ञान के दोनों के, यानी कि जो कटा हुआ भाग है ये 25% आ जाएगा, ठीक है। तो 25% ये हो गया, तो बचा हुआ मैथ पूरा टोटल 60 था, तो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा शेष भाग? ये आपका 35 हो जाएगा, 35%। और इधर साइंस का ये केवल साइंस वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपका? 20%, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है, ठीक है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिसे कम से कम एक विषय, तो यहाँ से कम से कम बोला गया, यानी कि अधिकतम अधिकतम यहाँ पर 2 विषय भी उसे पसंद हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 35 और 20, ठीक है। तो 55 तो यहाँ पर हो जाएगा केवल एक विषय पसंद करने वाले, लेकिन यहाँ पर कम से कम बोला गया था ना, तो यानी कि हम अधिकतम भी ले सकते हैं, ठीक है। कम से कम एक पसंद करने वाला तो लेना ही है, और प्लस में जो 2 विषय पसंद कर रहा है उसको भी ले लेंगे, ठीक है। यानी कि आपका आंसर क्या आने वाला है? 80%, ओके। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि केवल एक विषय पसंद करने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है? 55 हो जाता है, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है जीन, ठीक है। डीएनए का एक खंड है जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे जीन बोला जाता है। ये आप ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है, ठीक है। तो हमने पहले भी बताया था कि बायोगैस में जो मीथेन होती है 75% होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? लंबवत विभज्योतक से, पार्श्व विभज्योतक से, अधिक विभज्योतक से, कि शीर्ष विभज्योतक से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी और डी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अधिक विभज्योतक और शीर्ष विभज्योतक, ठीक है। तो शीर्ष विभज्योतक दोस्तों पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, और अधिक जो विभज्योतक जो होता है तो यहाँ पर पत्तियों के डेवलपमेंट से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आपका सी और डी किस ऑप्शन में होगा? वही राइट होगा, ठीक है। सी और डी ऑप्शन नंबर चौथे में है, यही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर प्रबल अम्ल के कथन में कौन सा कथन आपका गलत है? आपसे बोला जा रहा है कि सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल हैं, ठीक है। तो ये तो गलत नहीं है, ये तो सही है आपका। सभी जो खनिज हैं वो अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल एसिड है, ये भी आपका सही है। जो HCl होता है और H2SO4 होता है और यहाँ पर HNO3 होता है, सारे क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। अगला है यहाँ पर प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों, ठीक है, जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। ये आपका ये भी राइट हो जाएगा। अगला जो आपका चौथा है, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है, नमकीन नहीं होता है, ठीक है, खट्टा होता है। जो अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं स्वाद में, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर कथन और धारणाएं हैं, ठीक है। तो कथन में बोला जा रहा है कि एक परीक्षा के दौरान अन्वेषक ने कहा, यदि किसी ने नकल करने की कोशिश की तो मैं उसकी परीक्षा रद्द कर दूंगा, ठीक है। तो एक जो अन्वेषक है उसने बोला, यदि किसी ने नकल करने की कोशिश की तो मैं उसकी परीक्षा रद्द कर दूंगा। तो धारणाएं क्या कर लगा सकते हैं हम? बोला जा रहा है कि कुछ छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते हैं, तो ये सही बात है, क्योंकि
अगर कुछ छात्र नकल करते होंगे तभी तो ऐसा अन्वेषक बोलता है। अगर नकल ही नहीं बच्चे करते तो ऐसी बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं थी कि अगर कोई नकल करते पकड़ा गया तो क्या उसकी परीक्षा रद्द कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती अगर कोई बच्चे नकल ना करते, यानी कि ये सही हो जाएगा। कुछ छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला है कि छात्र परीक्षा के दौरान नकल नहीं करेंगे। तो छात्र परीक्षा के दौरान नकल नहीं करेंगे ये धारणा हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन यहाँ पर पहले उसने बोला है कि यदि कोई भी पकड़ा गया नकल करते हुए कोई कोशिश कर रहा है तो उसको परीक्षा क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। तो इस कथन के हिसाब से पहला ही केवल राइट होगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या इसका राइट होगा। तो यहाँ पर धारणा 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। तो देख ही लेते हैं, छात्र परीक्षा के दौरान नकल नहीं करेंगे। क्या भाई साहब, ये गलत ही होगा। ठीक है, अगर उसने तो केवल क्या दी है कि परीक्षा के दौरान अन्वेषक ने ऐसा कहा है, ठीक है, परीक्षा रद्द कर दूंगा। अब जरूरी थोड़ी कि जो छात्र परीक्षा देंगे तो उस दौरान क्या करेंगे, नकल नहीं करेंगे। तो ये गलत ही होगा। ठीक है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, पहला ही राइट होगा, इसने गलत दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका केवल अवधारणा पहली ही राइट होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, रेलवे ने अभी तक 2 क्वेश्चन यहाँ पर गलत कर चुका है। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब एक उपग्रह पृथ्वी की चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ पर घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, तो सबसे बराबर पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वर्क बराबर क्या होता है। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोई भी, जैसे यहाँ पर ये अर्थ है आपकी, और वह अर्थ के चारों ओर ऐसे वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है। ठीक है, और यहाँ पर त्रिज्या क्या है, 40,000 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो घूमेगा तो उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि जो ये उपग्रह है वह यहाँ से ऐसे चलकर वह पुनः अपने स्थान पर आएगा, यानी कि उसका विस्थापन तो यहाँ पर क्या होगा, 0 ही होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो वर्क वर्क दोस्तों क्या होगा, हमेशा 0 ही रहेगा। ओके, तो ये आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाल ही में आरबीआई द्वारा, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है लेकिन आप इसको रखिए याद, कि आरबीआई ने जो 50 रुपये का अभी नोट जारी किया है जो नया वाला, तो उसमें कौन सा जो चित्र अंकित है। ठीक है, तो जो यहाँ पर 50 रुपये में कौन सा है आपका, रानी की वाव। ठीक है, तो रानी की वाव 50 रुपये में है। रानी की वाव तो ऑप्शन में नहीं है, हम्पी का रथ। ठीक है, आपका रानी की वाव दोस्तों 200 के नोट में है। 200 के नोट में सांची का स्तूप, देखो अभी हम पूरा बता ही देते हैं आपको, कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो लाल किला आपका 500 में है, और 2000 में कौन सा है, ठीक है, 2000 में आपका मंगलयान है। ठीक है, मंगलयान। और उसके बाद आपका जो सांची का स्तूप तो आपका 200 में हो गया, और मंगलयान आपका 2000 में। ठीक है, और हम्पी का रथ आपका 50 रुपये में। ठीक है, और आपका यहाँ पर 500 में लाल, तो जो रानी की बाव होगा ना वो किस में हो जाता है, 100 रुपये में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि किसी घन के किनारों की लंबाई का योग। ठीक है, तो घन का सबसे पहले हम एक किनारा मान लेते हैं, ए है। घन के किनारे सभी बराबर ही होते हैं। ठीक है, और कितने किनारे होते हैं घन में, 12 किनारे, तो किनारों का योग क्या हो जाएगा, 12a। ठीक है, तो 12a, और योग का योग किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर, तो वर्ग की भुजा हम मान लेते हैं ए। ठीक है, तो उसके परिमाप के 4 गुना के बराबर, तो परिमाप 4 हो जाएगा, उसके 4 गुना के बराबर है, तो 4 3 12 इधर आ जाएगा, यानी कि घन के भुजा के और बट्टे जो वर्ग की भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3। ठीक है, और इधर एक्स ले लेते हैं। ओके, उसके बाद बोला जा रहा है कि अगर घन के घनत्व के संख्यात्मक मान का 1/4। ठीक है, तो घन के घनत्व का संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, 4 चौको घन का जो आयतन क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका घन का घनत्व क्या हो जाएगा यहाँ पर, भुजा का क्यूब। ठीक है, यानी कि 64x³ और यहाँ से आपका इसका 1/4 बोला गया है, बराबर किसके हो जाता है, वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के। ठीक है, तो वर्ग के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पर, 9x²। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो इधर से ये कट जाएगा, इधर 16 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 9/16। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। ठीक है, वर्ग की भुजा यहाँ पर 3x है ना, एक यही मानी थी हमने, ये 3x है, यानी कि x की जगह 9/16 रख देंगे, 3 ×
9/16 यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 27/16। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिया हो 27/16? ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे नमनीय तन्यशील धातु कौन सी है। ठीक है, तो सबसे अधिक यहाँ पर मोस्ट डक्टिलाइट मेटल कौन सा है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा AU यानी कि आपका सोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला जा रहा है कि किसी मिश्रित धातु में 35% चांदी थी। ठीक है, यानी कि 35% का मतलब क्या होता है, जब अनुपातिक मान लिखेंगे तो 7/20 होता है। ठीक है, यानी कि कोई धातु है अगर 20 टोटल है तो उसमें से 7 क्या होगी आपकी सिल्वर होगी। ठीक है, AG होगी, और बाकी जो अदर होगी वो 13 होगी। ठीक है, अदर जो धातु होगी, अदर मेटल होगी, वो 13 रेशियो होगी। ठीक है, यदि मिश्रित धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी थी तो मिश्रित धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी। ठीक है, तो 7 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा आपका 119 के, तो 1 रेशियो की वैल्यू आपकी इधर से 17 आ गई, तो यहाँ से आपका 13 रेशियो अन्य धातु हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछे तो कितना हो जाएगा 17×3 = 51 और 17×5 = 22। ठीक है, तो यानी कि 221 ग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 96 रुपए में खरीदी थी और इसे इतने में 12.5% के लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, यानी कि 12%, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 8 से 9 हो जाएगी। ठीक है, अगर 8 उसका क्रय मूल्य है तो इसका 96 के बराबर कर दें, यानी कि इससे आपका 12। ठीक है, यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 12 × 108 आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन। अब इसमें भिन्न चित्र को पता करना है आपको, तो भिन्न आपको केवल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ए ऑप्शन की आकृति सेम है। ठीक है, केवल इनका मोड़ कर रख दिया गया है, और यहाँ पर भी सेम है कि नहीं है उसको थोड़ा सा देखना होगा। हाँ, ये भी सेम है। ठीक है, और आपकी जो आकृति है, आकृति आपकी कौन सी, आपकी सी भी सेम है लेकिन डी आपकी अलग है। ठीक है, डी आपकी आकृति क्या है, अलग है। ओके, तो अगला यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। बोला जा रहा है कि इसमें त्रिकोणों की यानी कि त्रिभुजों की संख्या आपको क्या होगी, तो सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज काउंट करना है 1 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, छोटे वाले काउंट हो गए। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं। 2 और 3 मिलके क्या हो जाएंगे 11, 4 5 मिलके 12। ठीक है, और ये 13 और ये 14, यानी कि 14 इसमें त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस आकृति में देखना है कि ऐसी आकृति कहाँ पर है, कहाँ पर छुपी हुई है, तो ऐसी आकृति आपको यहाँ पर दिखने से दिख जाएगी, ये छिपी हुई है। ठीक है, तो इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ये आकृति यहाँ पर छिपी हुई है। ठीक है, इधर देखो, अब अच्छे से बना ही देते हैं। ये है, ये छिपी है, ये आकृति ऑप्शन नंबर चौथे में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि डी वाला राइट होगा। डी किस में ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहले में। ओके, अगला यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक तत्व ए का फार्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है तो तत्व की संयोजकता क्या होगी, यानी कि उसके जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो दोस्तों क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप देखने से समझ पा रहे होंगे कि ये इसको अगर इतना लिख रहे हैं तो 140 को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले 158 से क्या बनाना है, हमें 384 बनाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि सर अगर आप इसको दोगुना करते हैं तो लगभग थोड़ा बहुत तो पास पहुँच ही जाएंगे। मल्टीप्लाई अगर 2 करते हैं हम तो कितना हो जाएगा आपका 316 हो जाएगा। ठीक है, अब 316 में आप देख रहे हो कि इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा कि 384 पहुँच जाए। ठीक है, कर रहे हैं, बाकी ये लॉजिक लगे नहीं लगे वो बात की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 8 और 7 में एक जाएंगे 6, यानी कि आप 68 जोड़ रहे हैं, दुगना करके 68 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे करें तो दुगना करेंगे तो 280 हो जाएगा, और प्लस में अगर आप 68 जोड़ेंगे तो आपका देखेंगे ऑप्शन कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 8 और 8 6 14, 348, 348 अगर ऑप्शन में होगा तो राइट हो जाएगा, और 348 आपके ऑप्शन में है तो यही राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मिल गया यानी कि आपका लॉजिक राइट है, नहीं मिलता तो आप दूसरा लॉजिक लगा के आंसर लाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य बिंदु
होता है जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि कोई भी अगर गोलीय दर्पण है, ठीक है, उसका जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और इसमें क्या होती है, एक फोकस लेंथ होती है, फोकस लेंथ की दुगुनी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, पोल। ओके, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर निम्नलिखित का सही मिलान करना है आपको। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि वाट वाट, ठीक है, वाट आपका देखो, सबसे पहले आप जो आपको पता है उसको करिए। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 740 वाट होता है, चलो ठीक है। और 1 किलो वाट बराबर क्या होता है आपका, 1000 वाट। ओके, और 1 किलो वाट घंटा क्या होता है आपका, इतने जूल के बराबर होता है, हमने निकाल के बताया भी था पिछले सेट में आपको, ठीक है। ओके, उसके बाद आपका वाट क्या हो जाएगा, आपका नैनोमीटर, ठीक है। वाट आपका नैनोमीटर के बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि आपका आंसर क्या राइट हो जाएगा, ए। उसके बाद आपका क्या बन रहा है, सी, और उसके बाद आपका बी, और फिर आपका डी, ठीक है। तो ए सी बी डी जिस ऑप्शन में होगा वही राइट हो जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, आपका पहले में ही है, ए सी बी डी। ओके, अगला क्वेश्चन, इस आकृति की आपकी मिरर इमेज फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको आप देख पा रहे होंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है, तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, तो इस तरह नीचे इधर भी ट्रायंगल बनना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बन रहा है, यानी कि ये नहीं होगा। और उसके बाद आप देखेंगे ये तो सरासर गलत है, त्रिभुज इधर दे रहा है, यहाँ पर तीसरा ही का ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये दोस्तों आपका बोर्ड मास के रूल पर होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 4 दूनी 8, यानी कि इधर दो बचेगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 4 3 7, और इधर 6 बचेगा, ठीक है। तो 14 दूनी 28, माइनस 6 आपका 22, दूनी 44, और फिर माइनस का 44, प्लस 5 यानी कि माइनस का 39, और प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 16 माइनस आपको क्या है 39 आ रहा था। एक बार दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं, देखो अच्छे से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, इस वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है ना, ये छोटा कोष्टक इधर है, इधर है, यानी कि अब इसको इधर भी होना चाहिए था कहीं पर, लेकिन है ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, इसको एक बार और देख लेते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो 4 2 दूनी 4 इधर आएगा, ठीक है। 4 का भाग 8 में देखो 2 आएगा, तो दूनी 4 इधर हो जाएगा, 4 माइनस 1 3, प्लस 3 6। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 6 इधर है, और माइनस का 6 हो जाएगा, 14 दूनी 28, और माइनस का 6 यानी कि 22 बचेगा, और 22 दूनी 44, ठीक है, 44 है। और 44 में अगर आप 5 घटाएंगे तो माइनस का 39 हो जाएगा, और आपका इधर माइनस पहले से, तो 16 प्लस आपका 39 कितना हो जाएगा, आपका 55 आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका 55 आएगा, ना कि माइनस का 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला जा रहा है कि किसी परमाणु के कक्ष में, ठीक है, समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि 2n²। इस सूत्र के माध्यम से हम कक्षा परमाणु की कक्षा में जो है तो इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पहली कक्षा जो k होती है, उस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पहली कक्षा है, यानी कि n की वैल्यू 1 होगी, यानी कि n की वैल्यू 1 होने पर, यानी कि केवल k कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो l कक्षा होगी तो उसमें कितने भर सकते हैं, दूसरी वाली में n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो यानी कि 8 रख सकते हैं। इसी तरह हम इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको दिया गया है कि दिए गए अनुक्रम में यदि बाईं ओर से 8वें स्थान से आरंभ होने वाले अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के उनके अगले अंक पर रहे, ठीक है, पर रहे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है, और जेड को ए से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप बनने वाले अनुक्रम में कितने भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बाईं ओर से इस अनुक्रम में 8वां पद लेना है, सबसे पहले पहुँचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यानी कि यहाँ से जितने भी आगे के हमारे जो ये वर्ण दिए हैं ना अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण, इनको क्या करना है, अगले जो वर्णमाला हो, अगला जो वर्ण होगा इनके अगला का, उससे परिवर्तित कर देंगे तो कितने भी आएंगे, आपसे पूछा गया है।
ठीक है। और जेड को ए में भी परिवर्तित करना है, तो जेड तो यहाँ पर कहीं भी आपको दिख नहीं रहा होगा आगे। यहाँ पर भी को देखो, अब भी कब आएगा, जब उसके अगर इस सीरीज में यू दिया होगा, यू दिया होगा तभी तो भी आएगा ना, कि उसका अगले वाला वर्ड लेना है हमें। यू देख लेते हैं कहाँ पर दिया है यू, आपका कहीं भी नहीं दिया, यानी कि इसका आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, जीरो भी आएंगे आपके। ओके, अगला क्वेश्चन, ये तो करंट अफेयर से क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको ध्यान रखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सदिया पुल किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ढोला सदिया ब्रिज वो कहाँ पर बना है, आपका लोहित रिवर पर, ये आप ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये सारणी पहले भी आ चुकी थी, और बोला जा रहा है कि 4 छात्रों के एम में औसत अंक कितने हैं। ठीक है, 4 छात्रों के एम में औसत अंक। ओके, तो 4 छात्रों के एम में औसत अंक कितने हैं, यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके 85, 60 और 40 और 65 के, इनको जोड़ना है, इनका औसत निकालना है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, जब इसको ऐड करेंगे तो आपका 90 छः 150 हो जाएगा, और 150 100 यानी कि 250 आपका आ जाएगा। ठीक है, और इसका एवरेज निकालेंगे तो 4 का डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो 4 का डिवाइड जब आप करेंगे तो आपका औसत निकल जाएगा, कितना आ जाएगा औसत, 125/2, यानी कि आपका 62.5 आपका औसत आएगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम छोड़ते जा रहे हैं ना बीच बीच में, एक तो क्वेश्चन, ठीक है, वो करंट अफेयर्स के हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हमें लग रहे हैं वही कराते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। अगला है यहाँ पर, पुष्प के मध्य भाग में स्थित डैश मादा प्रजनन का भाग होता है। ठीक है, तो पुष्प के दोस्तों ये अगर ये पुष्प ऐसा होता है ना, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और इसमें बीच में ये पुंकेसर निकले रहते हैं। ठीक है, तो आप इसका जो मध्य का भाग होता है ना, ये वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं आप, अंडप बोलते हैं। ठीक है, ये पुंकेसर होते हैं। ठीक है, तो अंडप इसको बोलते हैं, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर चौथा, कार्पल अंडप। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 20वां पद आपको निकालना है। 20वां पद निकालने के लिए आपको यहाँ पर देख रहे हो कि सीरीज में क्या हो रहा है, +7 हो रहा है। ठीक है, और इस यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, सॉरी +7 क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, इधर भी +3 हो रहा है, आगे भी +3 होगा, यानी कि आपका जो डिफ्लेक्सेशन आ रहा है वो डी क्या आ रहा है, +3। ठीक है, तो आपका 20वां पद निकालने का, कोई भी nवां पद निकालना, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है आपका, a + n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है आपका, ए की वैल्यू आपकी -50, और प्लस आपका n-1 यानी कि आपका 20, एन की वैल्यू रखेंगे, 20वां पद निकालना है, तो यानी कि 19 इंटू टी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर -50 प्लस 29 ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, -7। ओके, तो आपका जो आंसर आएगा +7 आएगा, सॉरी, क्योंकि प्लस की संख्या बढ़ी, तो +7 आपका किस ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब इस आकृति को भी क्या किया जा रहा है, इसको 20 से मोड़ के लेफ्ट साइड मोड़ा जा रहा है। ठीक है, 20 से उठा के जब इस साइड मोड़ेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये सर्कल इस तरह से हो जाएगा, और ये पॉइंट इसमें इस तरह से हो जाएगा, और इस सर्कल इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी आकृति कहाँ पर है आपकी, ऐसी आकृति आपकी ऑप्शन नंबर सी में ही है। ठीक है, देखेंगे सी अपना राइट है कि नहीं राइट है, तो सी यानी कि आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका दिया गया है कि सुनील ने अपनी यात्रा 2 बजकर यहाँ पर इतना टाइम दिया और दोपहर बाद शुरू करता है। ठीक है, बात शुरू की और अपने गंतव्य तक कितने बजे पहुँच जाता है, दोपहर बाद। ठीक है, और बोला जा रहा है कि सुनील के यात्रा प्रारंभ करने के बाद 45 मिनट 27 सेकंड के बाद अनिल ने यात्रा करना शुरू की, और गंतव्य पर पहुंचने के लिए 37 मिनट 16 सेकंड बाद पहुंचा। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि अनिल ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरी की। ठीक है, तो अनिल को कितना समय लग रहा है, ये आपको पूछा जा रहा है। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, अनिल कितने बजे शुरू कर रहा है, ये हमें निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा कि सुनील की यात्रा प्रारंभ करने के बाद 45 मिनट 27 सेकंड के बाद अनिल यात्रा शुरू करता है, यानी कि सुनील अगर इतने बजे शुरू कर रहा है तो इतने समय के बाद वह शुरू कर रहा है, कौन, अनिल। तो सबसे पहले हमें ये लिखा है 2:33 मिनट और 34 सेकंड में शुरू कर रहा है, तो कौन, सुनील, तो 45 मिनट और यहाँ पर 27 सेकंड बाद कौन शुरू कर रहा है, अनिल। तो यहाँ पर शुरुआत करने का समय यहाँ से निकल आएगा अनिल का, इधर 7 4 11 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6, तो 6 नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि 60 सेकंड जाके मिनट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब बचेगा केवल एक ही सेकंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, और 4 3 7। ठीक है, 7 नहीं लेंगे क्योंकि
60 चला जाएगा उधर, तो आपका इधर 19 बचेगा और इधर 3 हो जाएगा। ओके, इस टाइम पे दोस्तों अनिल शुरुआत करता है और बोला जा रहा है कि सुनील के 37 मिनट 16 सेकंड के बाद पहुंचता है। जब सुनील पहुंचता है अपने गंतव्य तक, उसके 37 मिनट 16 सेकंड के बाद कौन पहुंचता है? अनिल। ठीक है, अब सुनील कितने बजे पहुंच रहा था? इतने बजे। ठीक है, यानी कि 4 बजकर 43 मिनट और 45 सेकंड पे पहुंच रहा था, और इससे 37 मिनट 16 सेकंड बाद पहुंच रहा है, यानी कि कितने बजे पहुंचेगा? इसको जोड़ देंगे, 6 5 11 और इधर 4 1 5 6, यानी कि इधर भी 1 आ रहा है और इधर 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 3 10 1 11 4 3 7 और 1 8, यानी कि इधर बचेगा आपका 21। ठीक है, और इधर 5 हो जाएगा। तो यानी कि अब इस टाइम के शुरुआत कर रहा था अनिल और इस टाइम पे पहुंच रहा है, यानी कि सिंपल आपको इसमें माइनस कर देना है ये चीज़। ठीक है, तो ये तो पीछे वाला तो 0 ही आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? 2 बजकर आपका 02 मिनट आपका क्या लगेगा? टाइम लगेगा, इनके 2 घंटे आपका 2 सेकंड आपका, सॉरी 2 घंटे 2 मिनट आपका टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये स्लॉट आपका कौन सा था? मिनट वाला था बीच का। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2 बजकर 2 मिनट ही लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला जा रहा है कि कथन और कार्रवाई है। ठीक है, कथन क्या है कि बेंगलोर में भारी बारिश के कारण नागरिकों का सामान्य जीवन अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो बारिश के कारण लोगों का सामान्य जीवन क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। तो कार्रवाई क्या कर सकती है सरकार? सरकार को लोगों की मदद करने और जीवन और संपत्ति को विनाश से बचाने के लिए उपाय करने चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो प्रयास कर ही सकती है गवर्नमेंट। अगला है, सरकार को बेंगलोर के सभी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्रदान करना चाहिए। ये थोड़ी होगा, कोई महामारी थोड़ी फैल गई है यहाँ पर, बोला कोई महामारी के बारे में थोड़ी बोल रहा है कि कोई उपचार तुरंत जो फ्री कर देना चाहिए, निःशुल्क कर देना चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये रॉन्ग होगा। तो आपको केवल पहला ही कार्रवाई सही होगा, तो केवल पहली ही कार्रवाई आपकी उचित है। अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 3 त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में से इस तरह बनाया गया कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज का प्रत्येक बड़ी भुजा, ठीक है, जो प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज के अनुरूप भुजा की 1/4 है। ठीक है, यानी कि आपसे देखो, ये आपका एक बड़ा त्रिभुज हम बना लेते हैं। ठीक है, ये बड़ा त्रिभुज है और अब यहाँ पर तीनों कोनों पे छोटे त्रिभुज हम ले लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, और ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है? बोला जा रहा है कि 3 त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज, ठीक है, 3 त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में इस तरह बनाया जाता है कि प्रत्येक छोटे भुजा की प्रत्येक भुजा, ठीक है, बड़े त्रिभुज के अनुरूप भुजा की 1/4 होगी। ठीक है, यानी कि हम मान लेते हैं कि जो बड़ा त्रिभुज है उसकी भुजा क्या है? 4 है। ठीक है, 4 इकाई मान लेते हैं, तो जो छोटे वाले त्रिभुज होंगे उनका 1/4 होगी बड़े वाले की। ठीक है, यानी कि छोटे वाले त्रिभुजों की लेंथ क्या हो जाएगी? सभी की 1 हो जाएगी। ठीक है, तो सभी की 1 1 हो जाएगी, सभी की 1 1 हो जाएगी। तो अब आपसे क्या बोला जा रहा है वो आप देखिए। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि 3 छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के शेष क्षेत्रफल के बीच का अनुपात, यानी कि आपको देखो तीनों त्रिभुजों का कुल क्षेत्रफल लेना है, जो छोटे वाले त्रिभुज है उनका कुल क्षेत्रफल लेना है, और जो बड़ा त्रिभुज है उनका जो शेष क्षेत्रफल है ये वाला, उसका जो क्षेत्रफल होगा उसका जो अनुपात निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या निकालेंगे कि 3 गुणा क्या कर रहे हैं कि 3 त्रिभुज हैं। ठीक है, और सब वो समबाहु त्रिभुज हैं, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा इसकी क्या है? 1 ही है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और बड़ा अनुपात किसका लेना है हमें? ठीक है, सबसे पहले इस बड़े वाले त्रिभुज का जब निकालेंगे, इधर निकाल लेते हैं, तो इधर इसका क्या आ जाएगा आंसर आपका? ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे बड़े जो बड़ा पूरा त्रिभुज है ना, उसका क्षेत्रफल यहाँ पर लेते हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √3/4 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका? भुजा स्क्वायर, यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है, तो √3 से तो √3/4 और √3/4 तो कट जाएगा आपका, बचा 3:16। ठीक है, यानी कि 3 जो अनुपात आ रहा है वो इन छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ रहा है। ठीक है, तीनों का, और जो आपका 16 आ रहा है पूरे बड़े वाले का आ रहा है। ठीक है, यानी कि अब हमें क्या निकालना था? जो बड़े वाले तीनों त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल, 3 तो अनुपात रहेगा ही, और यहाँ पर 16 ना होकर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टोटल बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है, उसमें से जो छोटे 3 वाले त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं, उनका क्षेत्रफल 3 यूनिट निकला है हमारा, 3 यूनिट घटा के जो शेष बड़ी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 13 हो जाएगा।
यानी कि 3:13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर वहाँ पर क्या एक परफेक्ट नंबर निकालना चाहिए हमारा। ठीक है, तो आपका केवल ऑप्शन नंबर यही होगा, क्योंकि 2 की पावर 5 है और उसका यहाँ पर √5। ठीक है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पर्याप्तता वाला एक क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि एक्स ने वाई से चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण लिया, वार्षिक दर ज्ञात करना। ठीक है, बोला जा रहा है कि 3 वर्ष के बाद एक्स ने 500 ब्याज के रूप में, यानी कि जो CI आपका कितना निकल रहा है 500 रुपये। तो केवल इससे तो हम पता नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अभी हमें क्या पता होना चाहिए, मूलधन पता होना चाहिए। ठीक है, प्राइस पता होना चाहिए कितना उसने उधार लिया था एक्स ने। बोला जा रहा है कि 3 वर्ष के बाद एक्स ने वाई को ऋण अदा करने के लिए 1500 का भुगतान किया, यानी कि टोटल यहाँ पर मिश्र धन जो है तो उसने भुगतान किया। तो इसमें मूलधन भी होगा और ब्याज भी होगा। ठीक है, CI भी होगा। CI आपका 500 पहले से, तो मूलधन आपका क्या हो जाएगा 1000। अब आपका 1000 मूलधन होगा और टाइम भी आपको पता है और आपका ब्याज भी पता है, तो आप रेट यहाँ से निकाल लेंगे। यानी कि दोनों का यूज करके आप रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी एक से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। देखो एक चीज़ और सुन लो कि यहाँ पर इन दोनों का यूज करके ही हम आंसर ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें दोस्तों ब्याज दी हुई है, इसमें आपका मूलधन दिया हुआ है। ठीक है, पूरा दिया हुआ है सब कुछ। ओके, तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए। ठीक है, इसमें ब्याज दिया हुआ है, इसमें मिश्र धन दिया हुआ है, तभी तो हम इसका यूज करके हम यहाँ से रेट वो निकाल सकते हैं, ब्याज। ठीक है, यानी कि दोनों के यूज करके ही आंसर ला पाएंगे। लेकिन इसमें क्या दिया है कि या तो एक या फिर दो, ये आपका गलत होगा। आपका सही कौन सा होगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों मिलकर पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर चौथा ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 145 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी 455 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी। ठीक है, तो चाल क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, स्वयं पहले तो वह स्वयं की लेंथ और प्लस में उस लंबे जितना लंबा पुल है उसकी लेंथ कवर करेगी कितने सेकंड में, 36 सेकंड में। ठीक है, यानी कि ऊपर कितना आपका आ रहा है 800 और बटे 36, और इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 से 1 जीरो कट जाएगा, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बोला जा रहा है कि कुल कितने बच्चे भाषा को शामिल ना करते हुए इतिहास एवं भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो भाषा को नहीं शामिल करना है, यानी कि सबसे पहले हमें भाषा वाला देखना है कि भाषा को कौन सा प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, MNL में से। ठीक है, तो LMN क्रमशः इतिहास, भूगोल और भाषा। भाषा कौन सा हो जाएगा, एन वाला नहीं लेना है। ठीक है, तो एन वाला नहीं लेंगे तो यानी कि ये वाला पार्ट आपको नहीं लेना है इधर से, और बाकी जो M और N में कॉमन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 5। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। ओके, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा वेन आरेख पुरुष, पति और मॉडल के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, तो जितने भी पति होंगे सारे पुरुष के अंदर ही आएंगे, क्योंकि जो पुरुष पति जो होते हैं, ठीक है, वो पुरुष के अंदर ही तो आएंगे। सारे पुरुष ही तो पति होते हैं, कोई महिला तो पति नहीं होती है। ये तो ये हो गया। और मॉडल दोस्तों कोई कुछ पुरुष भी हो सकते हैं और कुछ पति भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह का आपका वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट चौथा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला जाएगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत आणविक सूत्र IUPAC नाम समान नाम वाले विकल्प की पहचान करेंगे। जो गलत नाम यहाँ पर कहाँ पर दिया है, तो आपका पहला सही है। ठीक है, दूसरा भी सही है आपका, और आपका तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा सही नहीं है। ठीक है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि इधर क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, एथेनॉल आएगा इधर, मेथेनॉल नहीं आएगा, क्योंकि कार्बन 2 है ना, तो कार्बन 2 है तो मेथ एथ आता है। ठीक है, मेथ पहले अगर एक ही कार्बन होता तो मेथ आता। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पर क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अब ये फिर से देखो बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को 20। ठीक है, इधर से क्या आ रहा है 5 दूनी 10 -7 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10 नहीं -3 यानी कि 7, इधर 2 आ जाएगा और 2 इंटू आपका 20 कितना हो जाएगा 40। ओके, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका फिर से वही सेम क्वेश्चन पूछेगा जो पहला क्वेश्चन था, उसी पर आधारित है। पिनाका भास्वती से 9 वर्ष छोटी है। ठीक है, 13 वर्षों के बाद भास्वती की आयु पिनाकी
की आयु की इतनी होगी, ठीक है। तो 13 वर्षों के बाद भास्वती की जो आयु है वो पिनाकी की आयु की कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अब इसको कैसे रख सकते हैं, 12/10 लिख सकते हैं ना, यानी कि अगर पिनाकी की आयु 10 है तो उसकी आयु क्या हो जाएगी, भास्वती की 12। यहाँ से 5:6 भी 6:5 भी लिख सकते हैं इनका अनुपात, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा आयु का, 1 बराबर किसके हो जाएगा, 9 के, ठीक है। क्योंकि डिफरेंस हमेशा जो एज में डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, कभी भी आप डिफरेंस ले सकते हैं तो व्यक्तियों के बीच में सेम रहेगा, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, पिनाकी की वर्तमान आयु, पिनाकी की वर्तमान आयु यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 13 वर्षों के बाद क्या क्या हो जाएगी, 9×45, ठीक है। क्योंकि ये जो रेशियो निकाला है ना हमने, वो 13 वर्षों के बाद का था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको वर्तमान में डालने के लिए 11 माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 32, ठीक है। तो 32 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर चौथे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो सांस लेने को दोस्तों आप नियंत्रित कौन करता है, आपका जो आपका पश्च मस्तिष्क होता है, ठीक है। पश्च मस्तिष्क यानी कि जो आपका हैंड ब्रेन होता है। तो ब्रेन में दोस्तों 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, ठीक है। तो आपका फोर ब्रेन तो ये हो गया, ये सेरेबेलम ये नहीं करता, मिड ब्रेन ये भी नहीं करता, जो आपका लास्ट ऑप्शन आएगा ना, ठीक है, यही आपका मेडुला। और जो आपका हैंड ब्रेन होता है ना, जो हैंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क, इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो 3 पार्टों में से आपका कौन कौन सा होता है देखो, उसमें आपका अनुमस्तिष्क होता है आपका, ठीक है, यानी कि सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम होता है, और एक मेडुला होता है, एक वो होता है पॉन्स, ठीक है। तो सेरेबेलम और मेडुला और पॉन्स होते हैं किसके, पश्च मस्तिष्क के भाग, जिसमें से मज्जा का काम क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया, जैसे आपका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, हृदय की गति हो गई, आपका श्वास लेना, और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्वास लेने की, जैसे यहाँ पर, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि सांस लेना, देखो सांस लेने को नियंत्रित कौन करता है, मज्जा, मेडुला, जो कि मिड हैंड ब्रेन का पार्ट है, पश्चिम मस्तिष्क का, ठीक है। और आपका यहाँ पर और बता दें कि जो अग्र मस्तिष्क आपका होता है फोर ब्रेन, तो वो कौन सा गंध को नियंत्रित करता है, ठीक है, यानी कि गंध का पता लगाता है। और आपका जो मिड ब्रेन होता है, ठीक है ना, मिड ब्रेन क्या होता है दोस्तों, ये आपका दृष्टि की भावना को नियंत्रित करता है। तो ये चीज़ें आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, आप इसको केवल आपको सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो देखो 196 में इतना माइनस करना है, यानी कि इसको कितना माइनस करना होगा, माइनस का आपका कितना है, 9.6 है, उसके बाद माइनस का आपका कितना है, 1.96, और फिर माइनस का 0.196, ठीक है। तो इनका जोड़ लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस के तो जोड़ जाएंगे, 6 9 6 15, 9 6 15 16 17, और पॉइंट आपका इधर से क्या हो जाएगा, 9 10 11 21, ठीक है, यानी कि 21 पॉइंट आपको से 756 घटाएंगे जब 196 में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए, ठीक है, एक्स घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है, एक्स जो एक व्यक्ति हैं और उत्तर की तरफ दोस्तों मुख करके खड़े हुए हैं, और बोला जा रहा है कि एक्स घड़ी की सुई की दिशा में 205 डिग्री मुड़ते हैं, ठीक है, यानी कि घड़ी की दिशा में, यानी कि ऐसे मुड़ेंगे, वो घड़ी की दिशा यही होती है ना, तो ऐसे मुड़ेंगे। अब उसके बाद आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद घड़ी की विपरीत दिशा में 60 डिग्री मुड़ते हैं, यानी कि 205 डिग्री माइनस 160 जब आप करेंगे, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस का 45 ही निकलेगा, यानी कि उनको अभी घड़ी की दिशा में ही जाना है, घड़ी की दिशा की तरफ 45 डिग्री घूमना है। तो यहाँ पर जब 45 डिग्री घूमेंगे, यानी कि ये दिशा में वो आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये कौन सी साइड हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर और पूर्व। आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो आसानी क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड ही होता है, ठीक है, और कई बार इसको 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, अब इस श्रृंखला से दोस्तों ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर, इस श्रृंखला से इसका जो रिक्त स्थान का मान प्राप्त करना, सबसे पहले आप देखेंगे वाई पी कैसे लिख सकते हैं, तो वाई इधर है, उसके बाद एक गैप छोड़ के पी है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 5s लिखा है ना, तो 5s यानी कि इसका गैप छोड़ के एस लिखा हुआ है। तो इसी तरह अगर आप ओ और आई लेते हैं, एन को गैप लेके, तो ओ और आई आपका फिट बैठ जाएगा इधर, ठीक है। तो ओ और आई आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, तो वाई पी, उसके बाद ओ आई, उसके बाद 5s, और उसके बाद क्या हो जाएगा एल डी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिर से बोर्ड मास का नियम आ गया, इधर कई क्वेश्चन आते हैं बोर्ड मास से, इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। इधर से 16, इधर 8 आ जाएगा, और 8, ठीक है, 8 माइनस क्या होगा, देखो इधर पूरा टोटल देखें, माइनस का 12 इंटू 8 डिवाइड बाई आपका क्या आ जाएगा 16, ठीक है। तो 16 का जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कि इधर आपका माइनस का 6 बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा माइनस का 6 और बटे 6 क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, यानी कि आपका आंसर 3 आएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस यहाँ पर बोला गया है कि वो अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हाइड्राइसिस, ठीक है, हाइड्राइसिस या अनॉक्सी अम्ल, ठीक है, यानी कि जिनमें ऑक्सीजन ना हो, अनॉक्सी अम्ल बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक एग्जांपल देते हैं HCl, इसमें हाइड्रोजन के साथ दोस्तों ऑक्सीजन नहीं है, कोई अलग ही अधातु है, ये कौन सा हाइड्राइसिड या अनॉक्सिस अम्ल है, ठीक है, अनॉक्सी अम्ल। और इसी तरह HBr, ठीक है, HBr ये भी आपका क्या है हाइड्रोक्सिड एसिड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर अंतिम परीक्षा में कक्षा 10A यानी कि कक्षा जो ए है कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए, ठीक है, नहीं उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर अनुभाग आपको ए देखना है, ए वाला आपका ये है, ठीक है, और उसके यहाँ पर देखना कि अंतिम परीक्षा में कक्षा में कितने जो है तो प्रतिशत जो है तो छात्र सफल हुए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि कितने छात्र जो है तो अंतिम परीक्षा में सफल हुए। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि देखो यहाँ पर आप कुल छात्रों की संख्या जो दोनों ही परीक्षा में असफल रहे ये तो लेंगे ही नहीं। उसके बाद कुल छात्रों की संख्या जो मध्यवधि परीक्षा में सफल थे, ठीक है, परंतु अंतिम परीक्षा में असफल थे मध्यवधि में, लेकिन अंतिम परीक्षा में सफल थे, यानी कि 14 भी लेना है, 14 लेना है आपको। उसके बाद कुल छात्रों की संख्या जो अंतिम परीक्षा में असफल थे तो ये नहीं भी लेंगे। उसके बाद कुल छात्रों की संख्या जो दोनों परीक्षा में सफल थे, दोनों परीक्षा में सफल थे यानी कि वो है, दोनों परीक्षा में सफल थे तो लास्ट वाली परीक्षा है उसमें भी सफल होंगे, 64 लेना है, यानी कि इतने आपके पास होने वाले हो जाएंगे। कितना हो जाएगा आपका इधर से 8 और 7 यानी कि 78 पास हो रहे हैं, और टोटल यहाँ पर कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे क्या बोला जा रहा है कि अंतिम परीक्षा में, ठीक है, अंतिम परीक्षा वाले टोटल छात्र यहाँ पर आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से। देखो आपके जो अनुभाग ए में टोटल जो छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी 28, 14, 6 और 64, यानी कि 70 इधर से हो गई, 84 और 84 8 आपको कितना हो जाएगा 84 और 28, ठीक है, 92 और 20, ठीक है, यानी कि आपका 112, ठीक है, 112 यहाँ पर आपका टोटल आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका प्रतिशत निकालना है आपको, कितने प्रतिशत अनुभागे में उत्तीर्ण है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको केवल आपको सॉल्व ही करना है आसानी से, ठीक है ना। चलिए देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल ऐसे ही सॉल्व कर ले, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/1000, ठीक है, उसके बाद माइनस का 1 बटे आपका 1000, ठीक है, 2 नहीं है ऊपर आएगा, ऊपर 8/1000 आएगा, तो 7/1000 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और बटे में आपका क्या है 0.2 और प्लस 0.1 यानी कि 0.3 हो जाएगा, और यानी कि 9 बटे आपका कितना हो जाएगा 100, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है, और आपका जो आंसर आ जाएगा ना वो क्या आ जाएगा 7/90, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो लोग नए हो तो चैनल के साथ उससे जुड़े। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।